नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की विकास यात्रा में आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह देते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय। ठीक है। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखा जाए तो देखिए 1914 से विश्व युद्ध शुरू हो जाता है प्रथम। तो भारतीय समर्थन हेतु जुटाने के लिए ये घोषणा की जाती है, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। भारत सचिव करते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत में धीरे धीरे क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे और स्वशासन का विकास करेंगे। तो उस समय जो भी क्रांतिकारी मांग कर रहे थे भारतीय स्वतंत्रता की या स्वराज की, तो उनको थोड़ा तसल्ली होती है और वो अंग्रेज़ों का वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करते हैं अपनी तरफ से। बहरहाल दूसरी महत्वपूर्ण बात, 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता क्या कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल जाते हैं। साथ ही साथ उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में भी होता है समझौता। पर यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है लखनऊ में, और मुस्लिम पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से जो है क्या बोलते हैं 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से आता है। मुस्लिम पृथक निर्वाचन को मिलाकर स्वीकृत हो जाता है दोनों पक्षों द्वारा, कांग्रेस द्वारा भी। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है हमारे, क्योंकि इससे उत्साहित होकर एक अगला कदम भी लेते हैं ये लोग। वो आगे हम देखेंगे प्रावधानों में। ठीक है। प्रावधान सबसे पहले भारत सचिव व परिषद, जो कि 1858 में बनी थी, 15 सदस्यीय परिषद थी। भारत सचिव था, इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थान लिया था। इसमें 15 मेंबर से घटा के कहा जाता है कि 8 से 12 बीच के मेंबर रहेंगे। 1858 से इनका व्यय जो होता था वो भारतीय खजाने पर आरोपित था, पर 1919 में आके ये व्यय ब्रिटिश संसद पर आरोपित हो जाता है। और लाजमी सी बात है, जब ब्रिटिश संसद पर आरोपित होगा, लोकतंत्र है, तो ब्रिटिश नियंत्रण, संसद का नियंत्रण भी भारत सचिव की परिषद पे बढ़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनके कार्यभार को कम करने के नाम पे एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। बहरहाल कार्यभार कम होने के साथ साथ शक्ति भी कम होगी, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य आपस में पैरेलल चलने चाहिए या चलते भी हैं। तो उसका क्या हुआ कि वेतन और खर्च, इसका वेतन और खर्च भारतीय राजस्व पे आरोपित कर दिया गया। तो बहरहाल भारत सचिव का जो खर्च पहले देना था वो उच्चायुक्त का देना था। इसके काम क्या क्या थे? भारत के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र या अन्य सामग्री की खरीद करनी होगी वो करेगा। ब्रिटिश व्यापारी हितों का भारत में ध्यान रखेगा, और ब्रिटेन में जो भारतीय छात्र पढ़ने गए हैं उनके हितों को देखेगा। ठीक है, ये हो गया। अगली बात, एक केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई जाती है। ये अभी तत्कालीन हमारी संवर्ती सूची या राज्य केंद्र और राज्य सूचियों की तरह नहीं है, बल्कि ये सूची केवल ढांचा अभी भी केंद्रीय ही है, प्रत्यायोजित विधान की तरह है या हस्तांतरित विषयों की तरह है कि मुख्य शक्ति केंद्र की ही है, पर केंद्र ने दे दिया है कि आप कानून बना सकते हैं प्रांतों को। तो और महत्वपूर्ण बात, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित होती है, एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद। राज्य परिषद में केवल पुरुष मेंबर बन सकते हैं, जान लीजिए हल्का फुल्का। वायसराय की काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, उनमें से 3 का भारतीय होना जरूरी हो गया। चलिए, एक बात है। केंद्रीय बजट व राज्य बजट को अलग कर दिया जाता है, एक और सूचना मिल गई आपको। फिर पृथक निर्वाचन, जो मैंने कहा था ना कि स्वीकार होने से क्या हो जाता है मुस्लिम पृथक निर्वाचन के, कि एंग्लो इंडियन, ईसाइयों, यूरोपियों और सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हो जाती है। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनस कार्टिस को माना जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं फैक्ट के तौर पे। देखिए क्या होता है द्वैध शासन प्रांत, इसका क्या मतलब है। देखिए, प्रांतीय विषय जो हैं, ठीक, जो विषय प्रांत के पास है कानून बनाने का या क्रियान्वयन का अधिकार जो प्रांतों के पास है,
उनमें उनको दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो थे कि उनका शासन जो है गवर्नर और उनकी जो काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद होगी, इनके सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो चलाएगी। इनके विषय आरक्षित विषय कौन कौन थे? वित्त, कानून व्यवस्था, भू राजस्व, खनिज उत्खनन इत्यादि। तो बहरहाल जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, जहाँ पैसा आना है कुल मिला के, और पुलिस पावर जिसके हाथ में थी, वो जो है आ गया आरक्षित विषय। ये थे मनोनीत सदस्यों के पास, ठीक है। और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ये गवर्नर और निर्वाचित मंत्रीगण इसका शासन करेंगे। निर्वाचित मंत्रीगण क्या है? जो विधानसभा में, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे, वहीं उनमें से कुछ मंत्री बनेंगे और उनका शासन वो चलाएंगे। बहरहाल इस तरीके से देश शासन की स्थापना हो जाती है। कहाँ पे? राज्यों में। फिर एक लोक सेवा आयोग की गठन की बात की जाती है। एक 1923 में ली कमीशन स्थापित होता है और 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। एक कहा जाता है कि इसकी समीक्षा हेतु मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार की समीक्षा है तो 10 वर्षों बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा। वह सामिन कमीशन आता है, ये सब बाद में आप पढ़ेंगे या इतिहास में पढ़ा होगा। फिर मूल्यांकन करें तो पहली बात कि भाई यहाँ प्रांतीय विधानसभा में ही सही भारतीय सदस्यों द्वारा शासन करने का उनको अधिकार मिलता है। बढ़िया बात है, शासन की समझ बढ़ती है। आगे जाके आपको देश चलाना है तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल आपको ग्राउंड लेवल पे करना ही चाहिए। फिर मताधिकार का विस्तार होता है। भाई अब महिलाएं भी भाई वोटर बन सकेंगी, पहले जो कि नहीं था। और लोगों को मत देने की समझ होती है कि कैसे अच्छा कैंडिडेट चुना जाए, ये सब नॉर्मल जो होता है। स्वशासन की झलक देखने को मिलती है थोड़ा बहुत। 12 सचिव के खर्च को भारतीय खजाने पर आरोपित नहीं किया जाता, मतलब हटा दिया जाता। ब्रिटिश संसद खर्च वहन करेगी, ठीक है। और क्या समस्या जो है नेगेटिव देखा जाए तो मताधिकार सीमित है अभी भी, ठीक है। सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है अभी भी। केवल कर देने वाले या संपत्ति या शिक्षा के आधार पर ही लोगों को मत देने का अधिकार है, ठीक है। आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए या इतनी आपकी शिक्षा होनी चाहिए या आप कर देने वाले होने चाहिए। बहरहाल फिर द्वैध शासन की स्थापना होती है। द्वैध शासन में पहली चीज़ दिक्कत क्या है कि महत्वपूर्ण विषय आरक्षित विषय बना लिए गए, ठीक है। वो उनका शासन चला रही है काउंसिल, गवर्नर और उनकी काउंसिल, स्टेट की बात हो रही है। तो महत्वपूर्ण विषय क्या क्या? वित्त, कानून व्यवस्था, बताया ना, पैसा और पुलिस सब उनके पास है, राजस्व भी है, गो राजस्व। तो बहरहाल एक गैर उत्तरदायी है, तो लोकतांत्रिक तो नहीं हुआ ये। फिर जब दो जगह बट गए तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का खंडन। जब उत्तरदायित्व दो लोगों में बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है, एक दूसरे पे थोपने लगते हैं कि मैं नहीं, वो मेरे बस का नहीं, तुम्हारे बस का है। तो इसका खंडन हुआ। फिर गवर्नर जनरल का विवेकाधिकार या वीटो अभी भी बना रहा, तो काहे का लोकतंत्र स्थापित हो रहा है स्वशासन फिर भी। और सिविल सेवकों की उदासीनता एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि सिविल सेवक जो हैं वो भारतीय सरकार पे निर्भर ना होकर भारत सचिव पे निर्भर थे, ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार भारत सचिव को ही था, ठीक है। तो एक उनकी उदासीनता होती है भारतीय मंत्रियों और इन लोगों के प्रति। गांधी जी ने कहा कि ये भी आर्थिक शोषण और गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का भाग है ये अधिनियम, ठीक। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि यह अधिनियम बेड़ियों का जाल है। तो फिलहाल इतना ही, आगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।